देख रहे हैं नागरिक टीवी। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो कि मिथिला की ओर से जो आज इन्होंने हैंड वर्क का जो काम करके इन्होंने दिखाया और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम भी किया कल्चर का। और जो आज जाना चाहिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पणा पाठक हुआ। मैं मधुबनी बिहार राज्य के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मेरी जन्मस्थली भी मधुबनी राजनगर हुई और मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई है बिहार के बेगूसराय ज़िले से। और अभी प्रेजेंट में मैं मधुबनी के राजनगर में व्यवस्थित हूँ। और सबसे पहले मैं बोगनविलिया आर्ट फाउंडेशन की डायरेक्टर कायनात काजी मैम की मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में मधुबनी ज़िले से बुलाकर काफ़ी मतलब सम्मानजनक सुशोभित किया कि मैं इस सम्मान के लायक बनूं कि मैं मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड किसी कार्यक्रम में भाग ले रही हूं। और प्रशांत रंजन सर जी का भी काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सराहनीय कदम उठाया है अपनी संस्कृति, कला संस्कृति, मिथिला संस्कृति को आगे बढ़ाने में, उसके विकास में जो कदम उठाया है उसके लिए मैं उनका काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कला का कोई मोल नहीं होता है, कला को किसी मोल से तौला नहीं जा सकता है, कला दिल से किया जाता है। और किसी के अंदर जो कलाकृति होती है वो कोई नए सिरे से कहीं पर नहीं आती है, उसके जन्म से ही उसके साथ सफ़र करती है और एक दिन वो कला निखर कर सामने आ जाती है। जिस दिन अब खास करके लाइफ में जब उसे ज़रूरत आ पड़ती है तो वो कला खुद ब खुद अंदर से निखर कर आती है। और मेरे साथ भी ऐसी ही जर्नी कुछ है। मैं बचपन से ही कला को लेकर काफ़ी ये थी कि कला से मैं काफ़ी जुड़ी हुई थी। फाइन आर्ट से लेकर कोई भी कलाकृति हो, चाहे वो एक स्टिचिंग ही क्यों ना हो, लेकिन मैं काफ़ी दिल से किया करती थी। तभी भी मेरे मन में एक सवाल आया करता था कि जब सभी बच्चे दिन भर अपने काम से व्यस्त होकर स्कूल से आकर रेस्ट पीरियड में चले जाया करते थे या रेस्ट करते थे, तभी भी मैं थोड़ा थोड़ा आर्ट लेकर बैठती थी। कोई भी आर्ट हो या फाइन आर्ट हो, घर में जो तस्वीरें लगी होती थी उन तस्वीरों को मैं दिन भर उतारा करती थी और अपने आर्ट को किसी तरह से आर्ट में बारीकियाँ देने की कोशिश करती थी। और एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता था, पता नहीं जीवन के किस दौर में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सवाल मेरे मन में चल ही रहा था। तभी मेरी जीवन की जो यात्रा है आगे बढ़ी और मेरी शादी विवाह मिथिला के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में हुई और वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ी। जीवन का कुछ दौर ऐसा देखने को मिला कि काफ़ी स्ट्रगल पीरियड मैंने देखा अपने जीवन में। और फिर उसके बाद अभी प्रेजेंट में मैं जीविकोपार्जन को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करती थी। तब मैं एक स्कूल के जॉब से मैं जुड़ गई और अपना समय व्यतीत कर रही थी। तभी मैं जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि क्यों नहीं आप अपने आर्ट को लेकर थोड़ा सा काम कर रही हैं, आप अपने आर्ट से जुड़िए, आपके अंदर आर्ट की गुण है। तो उन्होंने ही मुझे ये राय दिया कि आप मिथिला आर्ट को लेकर एक बार बात कीजिए, आप चलिए। और मेरे बच्चे ही मुझे लेके गए एक संस्था में जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ संघ करके वर्क कर रहा है, जो यहाँ एक मेला लगता है यहाँ पर दिल्ली में ही लगाया जाता है। तो उस मेले में वहाँ मधुबनी के बने हुए प्रोडक्ट काफ़ी बिक्री हो रहे हैं या बेचे जा रहे हैं। तो उस संघ से जुड़कर मैं वर्क करना शुरू किया। पहले तो मैं काफ़ी कम रेट में, क्योंकि मुझे जीविकोपार्जन को लेकर काफ़ी परेशानी थी, तो मैं उनके यहाँ से वर्क उठाया करती थी और दिन भर उस वर्क को करती थी, काफ़ी मेहनत से करती थी। मैंने कभी उससे पहले मिथिला पेंटिंग नहीं उठाया था, लेकिन 2019 में मैंने मिथिला पेंटिंग उठाई और मैं फर्स्ट टाइम जब काम की तो काफ़ी अच्छा वर्क रहा। तो उसके बाद मैंने अभी तक 2019 से लेकर 2024 तक मैं मिथिला पेंटिंग को लेकर जुड़ी हुई हूँ। और जहाँ तक मिथिला से जुड़ी हुई बातें हैं, ये आज किसी उसकी जानकारी के लिए कोई मोहताज नहीं है। मिथिला के बारे में, मिथिला संस्कृति को बताने के लिए कोई ये नहीं है। हर कोई इस चीज़ को जान रहा है कि मिथिला आर्ट कहाँ से शुरू हुआ। राम जानकी जी के विवाह से लेकर और अभी तक इसको काफ़ी आधुनिकता में लाया गया है।
1934 की त्रासदी जो भूकंप आई थी उस वक्त काफ़ी मिथिला का क्षतिग्रस्त हो गया आर्ट संस्कृति। उस वक्त विलियम आर्चर आए हुए थे मिथिला घूमने के लिए और उन्होंने उस कलाकृति की कुछ तस्वीरें खींची और उनके लिए वो सबसे पौराणिक तस्वीरें थी मिथिला से जुड़ी हुई। और उसके बाद 1949 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा उसमें उन्होंने इस मिथिला आर्ट के बारे में चर्चा की जिसके कारण इसको काफ़ी ग्लोबलाइजेशन मिला है और उस ग्लोबलाइजेशन के वजह से आज जो मिथिला के आर्टिस्ट लोग हैं उनको एक नई पहचान मिल गई है। वो आज देश दुनिया में विदेशों तक जाकर अपने आर्ट को लेकर काफ़ी फेमस हैं और आधुनिकता भी देखने को मिलती है। पहले की कलाकृति में गोधना थी, कचनी थी, भरनी थी, जो कि मिथिला की ब्राह्मण और कायस्थ परिवारों की महिलाएं इसे किया करती थी। फिर एक दुसाध जिसे दलित समाज के रूप में जाना जाता है, वो महिलाएं एक अलग तरह की कलाकृति को किया करती थी जिसमें राजा शैलेश की चित्रकला को उन्होंने दर्शाया हुआ था। और इस तरीके से मिथिला आर्ट सफ़र करते करते आज अपनी नई आधुनिक पहचान की ओर बढ़ा है और आज मिथिला मार्केट में काफ़ी सराहनीय कदम है इसका मिथिला आर्ट को लेकर कि वे आप अलग अलग कलाकृति इसको देख रहे हैं जहाँ की पहले मिथिला आर्ट कच्ची दीवारों पर की जाती थी और आज के डेट में वो गांव से निकलकर शहर में हर तरह की प्रोडक्ट्स जैसे आप देख रहे हैं, बैग देख रहे हैं, पोस्टर्स देख रहे हैं, डायरी है, जितने भी ज्वेलरीज हैं, सूट आइटम है, साड़ी है, एक से एक सिल्क की साड़ी है, मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड मार्केट में सप्लाई हो रही है और बड़े चाव से लोग उसे लेना पसंद करते हैं। और कलाकार के कला को किसी मूल्य की ज़रूरत नहीं होती है, दिल से उसकी तारीफ़ कर दी जाए यही उसके लिए काफ़ी होती है। लेकिन जीविकोपार्जन भी एक मुद्दा काफ़ी बढ़ चढ़ कर सामने आता है जो कि उसे ये करता है कि वो अपने कला को मूल्य के थ्रू तौलना पड़ता है, जबकि कला के कोई मूल्य नहीं होता है। तो मैं आपको एक मिथिला पेंटिंग दिखाना चाहूँगी जिसमें मीन रास को दिखाया गया है। यह मीन रास से रिलेटेड एक मिथिला पेंटिंग है। तो अभी जाकर मैं इस मिथिला पेंटिंग को लेकर अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष के बाद एक स्टेज मुझे मिला है जहाँ पर मैं मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड कुछ आपको बता रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की विषय है। सबसे संस्था चला रहे हैं और